नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, सुप्रीम कोर्ट से आजकल एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं और कई तो ऐसे मामले जहां पर बड़े बड़े वकीलों की क्लास में लग जा रही है। अभी जो ताजा मामला है उसमें एक तो ये है कि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके वकील उनका पक्ष रख रहे हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तीखी टिप्पणी की है। देखिए, अभी मेरे जहन में एक मूवी आई जिसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ, धुरंधर। और उसमें कहता है कि जब से चाय वाला आया है, तो जब जमीनी लोग कहीं पहुंच जाते हैं तो उनके लिए जो पहले से नैरेटिव गढ़ा गया रहता है उसको धराशायी करते हैं, क्योंकि उनके लिए होता है कि हमारे जैसे सभी लोगों को मौका मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो और कम पैसे वाले, कम पावर वाले लोग कहीं न कहीं वंचित न रह जाएं। तो यही बात हुई है, खासकर जब से सूर्यकांत जी आए हैं तब से ऐसे लोग जो बड़े बड़े वकीलों को हायर कर लेते हैं और एक तरह से ये पूरी अदालत का कीमती समय ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो उन लोगों को निराशा हाथ लगी है। तो ऐसी स्थिति में आप भी समझ सकती हैं कि बड़े बड़े वकीलों के लिए आजकल सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा माहौल अनुकूल तो नहीं ही चल रहा है। जी। और सर, ये कहना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी एसआईआर के मामले में कि बाकी राज्यों में भी तो एसआईआर हुआ, वहां से तो एक भी मुकदमा नहीं आया, वहां तो बड़े सुचारू तरीके से हो गया, पश्चिम बंगाल में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एसआईआर का होना, और जहां मुस्लिम आबादी एक अच्छी खासी तादाद में रहती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो एक टकराव की स्थिति पैदा होती है हिंदू मुसलमान की जो है। लेकिन कहीं भी इस तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना न होना और पूरी प्रक्रिया का शांतिपूर्ण होना जो है, कहीं न कहीं सभी को दिखाई दे रहा है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे अदालत के लोग हों, सभी लोगों को, कि भई इसमें कहीं न कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है इस तरह का कलर देने का, जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश कर रही हैं। और शायद इसीलिए उनके वकीलों के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है कि अपनी सरकार का काम या अपनी गवर्नमेंट जिसके लिए वो पैरवी कर रहे हैं अदालत में, किसी तरह से कन्विंस कर पाए कि उनके साथ गलत हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर केरल में भी हुआ, आसाम में भी हुआ, सब जगह पे एसआईआर की प्रक्रिया हुई, बिहार में भी हुआ, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। तो इस बात को अदालत गंभीरता से समझ रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस हैं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है चार्जेज हैं, केसेज हैं, सब रजिस्टर किए गए हैं, और इसमें कहीं से भी जो है, जो एंगल देने का सरकार कोशिश कर रही है या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, खासकर पश्चिम बंगाल, उसमें कहीं कोई सब्सटेंस तो नहीं नजर आता है। जी। बिल्कुल सर, जब इनके मनमाफिक काम नहीं हो रहे हैं तो आप सोचिए कि ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ गए हैं संसद में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, हमारे देश के वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल साहब, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए 2/3 बहुमत से फैसला होना चाहिए संसद में। सर, जब वो एक पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में, तब क्या ऐसा होता था? तब भी वो ये रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते थे मेरे ख्याल से। देखिए, हम लॉयर हैं, आप पत्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे लिखित कानून है, लिखित विधान है, हम सभी को उसका पालन करना है। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से एक आया कोई अपने हिसाब से करे, दूसरा आया दूसरे तरीके से करे। तो अगर 2/3 का बात कर रहे हैं तो अरे भाई, संसद से कोई कानून ऐसा पास करवा के गए हैं क्या इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार से, या फिर अभी पूर्व में कोई केंद्र सरकार ने ऐसा कानून पास किया है क्या? तो इस सब बातों का जब जवाब नकारात्मक में है तो निश्चित ही थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए ऐसी बातों को। पढ़े लिखे व्यक्ति जो है, अगर संविधान कानून के प्रावधानों के अधीन बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ऐसे हवा हवाई की बोल देना जैसा कि एक लेमैन बात करता है। तो शायद इससे तो परहेज करना चाहिए था उन्हें जो है। बिल्कुल सर, जब वो इस तरह की बातें करते हैं ना तो फिर पूरे कच्चे चिट्ठे कांग्रेस के जमाने के खुल जाते हैं कि नवीन चावला को कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। अगले दिन अखबार में आया था, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज सीसी, तो उस पर तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद एक चुनाव आयुक्त और थे जो बाद में राज्यसभा के सांसद बने, चुनाव भी जीता, उन्होंने तो ये मंत्री भी बने। तो ये सारी चीजें भी तो खुल जाती है ना, मतलब वही ना, एक उंगली अगर आप मोदी सरकार की तरफ उठा रहे तो 4 तो आपकी तरफ खुल गई। लेकिन सर, एक और मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है कि अगर कोई एससी है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर वो एससी के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का हकदार नहीं है। इस फैसले को कैसे समझा जाए? देखिए, इस बात को तो मैं बहुत बड़ी
बात मानता हूँ। अपने आप को लग रहा होगा कि आज एक खबर आई छोटी, लेकिन ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। और मैं तो कहूँगा कादरी और पादरी दोनों को इससे दर्द होने वाला है। कादरी भाई को भी दर्द होगा, पादरी भाई को दर्द भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आज इस बात को हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए तो ऑन पेपर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के घूमते हैं, लेकिन अंदर से वो हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, बौद्धत्व को छोड़ चुके हैं, गुरुद्वारे जाना छोड़ चुके हैं। मतलब उनका अब उन संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। जब कभी यह आरोप लगा करके उनको सर्टिफिकेट मिले कि भाई आपके साथ अत्याचार हुआ था इसलिए आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन आपने उस संस्था को ही समाज छोड़ दिया, आप दूसरी जगह चले गए और फिर आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अभी जो आज का मामला है उसमें आंध्र प्रदेश का मामला है, जहां पर एक SC ST की कंप्लेन होती है अंजू जी, और उसमें कंप्लेन करने के साथ ही जो है वह व्यक्ति ईसाई धर्म गुरु होता है और लोगों को ईसाई की शिक्षा देता है और हर हफ्ते प्रेयर वगैरह में भी शामिल होता है। और होता क्या है कि जब कोई बात होती है तो एक FIR करवाता है और फिर उसमें जो है लेता है कि हम SC ST हैं, हमारे ऊपर जो है अत्याचार हुआ है, और वह कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच जाता है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने से काम नहीं चलेगा। अदालत, मैंने जैसे आपका आज जैसे डिबेट हमारी आपकी शुरू हुई, मैंने क्या कहा कि हम सभी को संविधान और कानून से बात करनी है, हवाई बातें नहीं होती हैं। तो जब आप SC ST की बात कर रहे हैं तो पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा हु इज शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट की जब बात आती है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का क्लॉज 3 साफ साफ कहता है कि जो व्यक्ति हिंदू है उसको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा गया है। पैराग्राफ 3 आप पढ़ें, जो इसके पीछे है, हाँ ये तीसरा आ रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ 2 नो पर्सन शैल बी इन SC अनलेस ही इज ए हिंदू। तो 1950 तक व्यवस्था यह थी, यह माना जाता था कि हिंदुओं में ही जाति व्यवस्था है और छुआछूत की व्यवस्था है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 341 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो है SC की कैटेगरी में रखा गया था। बाद में 1956 में इसमें जो है आपका कहें बुद्धिज्म, सिखिज्म को जोड़ा गया। मैं थोड़ा सा फैक्ट के साथ करेक्ट हो लूं, ये मेरे ख्याल से पैरा 3 है जो मैंने सामने रखा, इसकी बात कर रहे हैं? पैरा 3 बिल्कुल। ये 1956 में जोड़ा गया, जो है ये 1990 में जोड़ा गया, आई एम राइट, ये 1990 में जोड़ा गया कि सिख और बुद्धिस्ट भी शामिल हो जाएंगे। तो मतलब आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट बनी है 16 पैरा हैं, 16 पैरा में 16 स्टेट का अपना उसमें वर्णन दिया गया है कि कौन कौन से लोग अनुसूचित जाति के होंगे, हर राज्य का अलग अलग उसमें वर्णन है। तो यह व्यवस्था जो है केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए लागू होती है। और वर्ड क्या यूज होता है इसमें जो है, अगर सेक्शन 3 की हम पढ़ें जो है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा समय चाहूंगा जी। मैं चाहता हूं कि तथ्य जाए आपके दर्शकों के पास, क्योंकि आपके दर्शक जो है विद्वत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हवाई बातें नहीं सुनना चाहते, तो इसीलिए मैं तथ्य के साथ बोलना चाहता हूं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन पैरा 2 नो पर्सन हु प्रोफेसेज, वर्ड ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसेज बियर्स, कास्ट सर्टिफिकेट की बात नहीं है, प्रोफेस करने की बात है कि आप धर्म का पालन कौन सा कर रहे हो, सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। Who professes a religion different from Hinduism shall be a member of the scheduled caste. शेड्यूल कास्ट का मेंबर होने के लिए आपका हिंदुइज्म प्रोफेस करना, मतलब जब अमेंडमेंट हो गया 1956 और 90 में, तो आप या तो सिखिज्म प्रोफेस करें या फिर हिंदुइज्म प्रोफेस करें या बुद्धिज्म प्रोफेस करें, तभी आपको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट मिलेगा। होल्डिंग ए कास्ट सर्टिफिकेट विल नॉट बी अ क्राइटेरिया। तो यही चीज अदालत ने और हाई कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया था। हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया। हाई कोर्ट ने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट से मतलब यहाँ नहीं है कि आप SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं तो आपको SC ST हो गए, कागज से SC नहीं होंगे। अगर आपने हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को प्रोफेस कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड प्रोफेस है 1950 के एक्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, तो आपको एससी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होने वाला है, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदू नाम लेकर के घूम रहे हैं और कागज में वो एससी एसटी का बेनिफिट भी ले रहे हैं। और जिसमें एक राज्य है पंजाब, पंजाब में तो क्रिप्टो क्रिश्चियन की समस्या आप जान ही रहे हैं कि जिन्होंने सर पे पगड़ी भी रखी हुई है, कृपाण भी लेके घूम रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चर्च के प्रति उनकी आस्था है, गुरुओं के प्रति उनका कोई सम्मान और भाव रहा नहीं है। ऐसे लोगों को, और पंजाब में एससी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो इस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर होने वाला है तो पंजाब जैसे राज्य में होना है। और अभी देखिएगा, हो सकता है वहां पे दर्द शुरू हो कुछ लोगों को कि भाई इससे तो हम तो एससी एसटी का बेनिफिट ही नहीं पाएंगे, हमारा तो सारा हित ही मार दिया गया, हम तो किसी के ऊपर एफआईआर ही नहीं करा पाएंगे। तो अगर पब्लिकली आप या किसी तरह से अगला प्रूफ करने में सक्षम रहेगा कि आप हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते, आप सिखिज्म को फॉलो नहीं करते, आप बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते, तो आप एससी के होने के बावजूद, एससी कास्ट के होने के बावजूद, अनुसूचित जाति के सदस्य होने के बावजूद, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी हो, तो भी आपका कहीं से भी एससी एसटी एक्ट एट्रोसिटी, जो अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, वह अब आज की तारीख से स्टैंड नहीं करेगा। बशर्ते कि अगला जिसके खिलाफ आपने एफआईआर कराई है वह यह साबित करने में सफल हो जाए कि आप हिंदू नहीं रहे हैं या आपने कोई और धर्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म के अन्यथा एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं या इस्लाम को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को दिक्कत तो होनी ही है। और मुझे लगता है धर्मांतरण गैंग जो चल रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये कुठाराघात होगा कि भाई अब कल को तो हम तो उनको चावल दे करके किसी तरह से या कुछ और चीजें दे करके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन अगर उनका यह चीज जाएगा तब उनको सोचना है कि हमें एससी एसटी एक्ट का प्रोटेक्शन चाहिए या फिर 4 किलो चावल की बोरी चाहिए। और अगर चावल की बोरी वो चुनते हैं तो निश्चित ही उन्हें वह सुरक्षा जो 1950 से आज तक मिली हुई है वह अब आज की तारीख में उनको अवेलेबल नहीं रहेगी। और वह भी एक सामान्य नागरिक भारत के माने जाएंगे। उनको जो संविधान की तहत सुरक्षा दी गई है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्लियर हो गई है कि यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट अगर आपने अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो यह धर्मांतरण पर निश्चित ही रोक लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है। धर्मांतरण पर तो रोक लगाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो शख्स जो हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म में है, वो अगर अब उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एससी तो तब तक हूं जब तक मैं इन धर्मों में हूं, इनका पालन कर रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए इस्लाम कबूल कर लिया मैंने, मैं क्रिश्चियनिटी में चला गया, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं मस्जिद जा रहा हूं, लेकिन अब मुझको एससी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो ये तो उसको खुद ही उसके कदम रुक जाएंगे। सच कह रहे, चावल की बोरी देकर जिससे कहा जाएगा कि आओ भाई तुम इस धर्म में आ जाओ, वो 10 बार सोचेगा। क्योंकि ये तो पंजाब में हो रहा है सर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ में हो रहा है। अब वहां के नाम देखिए, उनके नाम बिल्कुल हिंदू वाले होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा गांव क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो चुका है। देखिए, इससे एक चीज और है कि आपने, हाईकोर्ट ने यही बात कही थी कि आप दोनों चीज का बेनिफिट नहीं ले सकते। आप हिंदुइज्म को गाली भी दें, सिखिज्म को गाली भी दें और उससे बाहर भी निकल जाएं और उसका बेनिफिट भी आपको चाहिए। आप जब एससी का बेनिफिट लेते हैं तो यह माना जाता है, कहा जाता है, ऐसा आधार रखा जाता है कि भाई जातिवाद है, जातिवाद है हिंदुओं में, सिखों में जातिवाद है, बुद्धिस्टों में जातिवाद है, लेकिन कहीं भी क्रिश्चियनिटी में जातिवाद नहीं है, ऐसा माना जाता है। ईसाइयों में जातिवाद नहीं है, मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। जातियां हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह से छूत अछूत वाली बात जो कही जाती है, हमारे सनातन पे आरोप जो लगते हैं, सनातन में तो सिख और बुद्धिज्म भी आता है, तो इन सब पे भी जो आरोप लगता है, लेकिन बात क्या है कि आप यह आरोप लगा करके एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेते हैं और दूसरे उसी समाज को आप छोड़ करके दूसरे समाज में चले जाते हैं। तो जो समाज आपके ऊपर हुए अत्याचार के नाते आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, उस समाज का तो आप हिस्सा ही नहीं रहे। तो जब आप उस समाज का हिस्सा नहीं रहे तो आप उस बेनिफिट को कैसे क्लेम कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। और यही टिप्पणी हाई कोर्ट की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर स्वीकार किया है। और इस चीज का जो है दूरगामी प्रभाव मुझे नजर आ रहा है अंजू जी जो है। लेकिन सर, ये बड़ी टेढ़ी खीर नहीं हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए एक शख्स है,
नाम उसका सिख है या सिख धर्म से वो आता है, नाम उसका वही है, वो अब क्रिश्चियनिटी में चला गया है, तो साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। क्या उसकी जब वो नौकरी के लिए जाएगा तो कैसे, तब नौकरी के लिए जाएगा, आराम से जाएगा, तो उसके बाद सर्टिफिकेट होगा तो उसको नौकरी देने से तो कोई मना नहीं कर पाएगा। वो तो अगर उसको कोई चैलेंज करता है तब भी होगा ना। नहीं देखिए, यह आसान तो नहीं होगा, लेकिन इंस्टांट केस में जो अभी मामला था, इसमें भी ये देखा गया कि 10 साल से आप लगातार ईसाइयत को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, हमारे यहाँ पहले तो कई लोग दरगाह पे जाया करते थे, आज थोड़ी दरगाह पे जाने वालों की संख्या कम हो गई है। तो अगर आप ओकेजनली कभी आपने जालीदार टोपी लगा ली या फोटो खींच गया, तो इसके लिए मतलब ये नहीं है कि आप उस कम्युनिटी से बाहर हो जाएंगे। यह चीज साबित होनी चाहिए, और साबित कैसे होगी? सीरीज ऑफ इवेंट से अगर आपका साबित होता है कि आपने अपने धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, और सीरीज ऑफ इवेंट कैसे हो सकता है? कभी किसी मंदिर, किसी चर्च में आप गए, किसी ऐसे प्रोग्राम में गए जहाँ पे ईसाइयों का संगठन है, या ईसाई कब्रिस्तान में आप गए हैं किसी को दफन करवाने, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें जब कनेक्ट होंगी, आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। आसान काम यह नहीं होगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास एससी वाला है। कागज में सरकारी बेनिफिट लेने के लिए, नौकरियों का बेनिफिट लेने के लिए तो आपके पास है, लेकिन यू हैव टू प्रूव प्रोफेस। आप आचरण कौन सा कर रहे हैं, धर्म कौन सा आचरण कर रहे हैं, यह आपको साबित करना पड़ेगा, और यह सीरीज ऑफ इवेंट से प्रूफ होगा। सर, यहाँ पर क्या ये क्लॉज जोड़ा जाएगा कि मान लीजिए मुझको वो बेनिफिट चाहिए, तो मुझको ये साबित करना होगा अपने सर्टिफिकेट के साथ में कौन सा धर्म का पालन मैं करती हूँ? क्या ऐसा कोई क्लॉज जोड़ा जा सकता है? क्योंकि अदरवाइज तो पता चलना बहुत मुश्किल है। नौकरियां वो करते रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने धर्म के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, फॉलो वो कुछ भी करते रहे। तो अब तो मुझे लगता है ये क्लॉज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि जो आदमी बेनिफिट ले रहा है कि मैं बुद्धिस्ट उससे आता हूं, मैं सिखिज्म से आता हूं, मैं हिंदू हूं और मैं एससी हूं, तो उसको अपने उस सर्टिफिकेट के साथ ये भी बताना जरूरी होगा, साबित करना कि भाई मैं इसी धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसी को ही मानता हूँ, इसी को प्रोफेस कर रहा हूँ। ये क्लॉज आपको लगता है कि जोड़ना पड़ेगा, तभी ज्यादा अच्छे तरीके से कारगर हो पाएगा ये नियम, जो ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया? देखिए, आपका सजेशन तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपके दर्शक इस बात को उठाएंगे, खासकर सरकार के सामने या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट देने के साथ साथ आप इस बात को भी उस पे मेंशन करिए कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड ओनली टिल द डेट वन पर्सन कंटिन्यू टू प्रोफेस सच रिलीजन लाइक सिखिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, तभी तक ये वैलिड है। और यह अगर इनवैलिड मानी जाएगी तो मे भी कि यह एक आगे की कड़ी हो सकती है। हो सकता है सरकार भी इसमें आगे कदम बढ़ करके कुछ कॉग्निजेंस ले, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है। लेकिन थोड़ा दर्शकों द्वारा अगर यह मुद्दा उठाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह बात तो सही है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो सरकारी योजनाओं का सारा बेनिफिट तो आप लेंगे ही, नौकरी में भी लेंगे, शिक्षा में भी लेंगे। हालांकि आप हमारे हिंदू सनातन या सिखिज्म या बौद्धिज्म से तो आपका कोई लेना देना रह नहीं जाएगा। तो इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कास्ट सर्टिफिकेट में भी एक क्लॉज डालने की जरूरत है कि भाई आप धर्म से किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। केवल और केवल एक जाति को गाली दे करके आप उसका बेनिफिट भी लीजिए और गाली भी दीजिए, दोनों चीजें नहीं चलेंगी जो है। जी सर, एक चीज और है, हमने झारखंड में देखा है जब डॉक्टर निशिकांत दुबे वहां पर डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, तो वहां पर जो ट्राइबल लड़कियां उनसे शादी कर लेते हैं घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आते हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार जता लेते हैं, और एक तरह से वो जो लड़की है उसका तो धर्म परिवर्तन हो गया, क्योंकि बिना कन्वर्जन के तो वहां पर निकाह हो नहीं सकता। तो उस पर भी आपको लगता है रोक लगेगी इस नए फैसले से सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, फैसले से मुझे नहीं लगता है, जब तक सरकार एक्टिवली कोई रोक नहीं लगाती है या सरकार कुछ एक्टिवली कोई लेजिस्लेशन नहीं लाती है सदन के अंदर, तब तक इससे कुछ ज्यादा होने वाला। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अभी जो मिलेगा वह सिर्फ SC ST के प्रोविजंस में, जहाँ पे क्रिमिनल FIR वगैरह दर्ज कराई गई हैं, ऐसी जगहों पे अब पुलिस के लिए एक तरह से कहिए कि विदाउट अपनी कंसर्न गवर्नमेंट से पूछे सीधे, जब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है तो हो सकता है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हो वह FIR दर्ज करने से मना कर दे, या फिर अगर अगला प्रूफ कर देता है कि भाई
आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाई है लेकिन आप रिलीजन कुछ और फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है SC ST के जो मुकदमे हैं उसमें कमी आएगी, और प्राइमरी स्टेज पे ही पुलिस थाने से ही उन्हें लौटा दिया जाएगा कि भाई अब ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो है इसके लिए एंटाइटल नहीं हो। जी सर, जैसे कि मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, झारखंड वाला, डेमोग्राफिक बदलाव वाला, क्योंकि वहां पर भी जो ट्राइबल लड़कियां हैं और जब उनके बच्चे होते हैं उनको भी ट्राइबल होने का फायदा मिलता है क्योंकि वो ट्राइबल हैं। तो जब वो महिलाएं जो है उनकी शादी किसी मुस्लिम युवक से हो गई, शख्स से हो गई, तो वो एक तरह से मुस्लिम हो गई, तो लेकिन उनके बच्चों को बेनिफिट मिलता रहता है क्योंकि वो ट्राइबल उसमें आते हैं। तो मैं वही समझना चाहती कि इसका मतलब उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसके पिता का नाम ऐसा होगा तो वो तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर SC का मामला था, ST पे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, क्लियर कर दूं, SC की बात हुई, शेड्यूल कास्ट की बात हुई, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं हुई है। और जो मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं 1950 की, वो शेड्यूल कास्ट की बात करता है 1950 का, ST की बात नहीं करता है। देखिए अगर आप इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 341 में कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट की बात कही गई, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं की गई। अगर मैं गलत नहीं, 343 में ट्राइब की बात कही गई है। तो आज का जो मामला था शेड्यूल कास्ट से ही लिमिटेड था जो है, और इसमें शेड्यूल ट्राइब पे अभी अगर कोई और गाइडलाइन आती है आगे तो शायद इस पर टिप्पणी करना बेहतर रहेगा जो है। और सही कह रहे हैं आप सर, एक शुरुआत तो हुई है और उन लोगों को झटका लग गया है जो दिखावे के लिए हिंदू बने हुए हैं, सिख बने हुए हैं, बुद्धिज्म में हैं, लेकिन अंदर खाने वो कन्वर्ट हो चुके हैं, बेनिफिट्स पाने के लिए वो अपने आप को हिंदू दिखाते हैं। तो उनके कान तो खड़े होने वाला फैसला है सर। अब उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। और कन्वर्शन गैंग जो NGOs के जरिए चलता है, अब उनके लिए भी मुश्किल की घड़ी आ गई क्योंकि लोग खुद ही नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर ये SC के लिए आया है तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये ST के लिए भी आ सकता है, क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव जो दूर दराज के इलाकों में होता है सर, वहां पर भी इस तरह की चीजों को फॉलो किया जाता है। और ट्राइबल बच्चे जो होते हैं, चाहे वो घुसपैठियों की शादियों के बाद हो, उनको भी पूरा बेनिफिट मिलता है। तो हो सकता है आगे चलकर इस तरह का मामला उस केस में भी कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिसके पास भी SC सर्टिफिकेट होगा, हो सकता है कि कोई ऐसा क्लॉज जोड़ने की बात हो जिसमें कि वो उसको साबित करना पड़े कि वो आज भी इसी धर्म में आस्था रखता है जहां पर वो SC उस कैटेगरी में आता है। देखते हैं आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है। फिलहाल तो सरकारों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। आपने समय निकाला सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। मंजू जी।